नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम नई कविता की शिल्पगत विशेषताएं पढ़ेंगे। नई कविता आंदोलन छायावादी और प्रगतिशील आंदोलन से अलग था। जैसे कि नामवर सिंह के अनुसार कि छायावाद के सभी कवि एक ही तरह की व्यापक भावभूमि पर तथा प्रगतिवादी एक ही तरह की व्यापक विचार भूमि पर उपस्थित थे, लेकिन नई कविता के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। विचारों और अनुभूतियों के स्तर पर दो भिन्न ध्रुवों पर रहने वाले कवि भी नई कविता आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन काव्य के रूप और शिल्प की दृष्टि से उनमें ऐसा ध्रुवीकरण नहीं था। नए कवि काव्य की प्रचलित शैलियों और जो रूढ़ माध्यम है उनमें परिवर्तन करना चाहते थे। तो परिवर्तन की ये जो आकांक्षा थी नए जीवन मूल्यों और जीवन की स्थितियों से जुड़ी थी। इसमें नई कविता को नए शिल्प और नई भाषा की खोज की ओर उन्होंने प्रवृत्त किया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे काव्य भाषा। तो जगदीश गुप्त ने खड़ी बोली की विकास परंपरा पर विचार करते हुए नई कविता की जो भाषागत विशेषताएं हैं उसके लिए कहा कि खड़ी बोली का विकास अन्य भाषाओं के अनुकरण के द्वारा हुआ। छायावाद युग में भाषा में सृजनशीलता का प्रथम बार विकास हुआ सक्रिय रूप से, और उत्तर छायावादी गीतकार खड़ी बोली को बोलचाल के निकट लाए और प्रगतिवाद ने उसे गेयता के रोमांटिक वातावरण से निकाल करके सड़कों और पगडंडियों पर चलने को मजबूर किया। प्रयोगवाद ने शब्द प्रयोग की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं उसके द्वारा अर्थ को परिवर्तित किया और नई कविता के उत्तराधिकार में जो समस्त प्रभावों के प्रति सजगता थी उसको व्यक्त किया, और शब्दार्थ की जो आंतरिक सारगर्भित अर्थ होता है उस पर आधारित एक ऐसा सौंदर्य बोध विकसित किया जिसमें खड़ी बोली का खड़ापन बाधक न होकर के साधक तत्व बन गया। इनका मानना था कि नई कविता में गद्य और पद्य की भाषा इतनी अधिक निकट आ गई है कि दोनों की जो विभाजक रेखा है कहीं कहीं तो विलुप्त हो गई है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नई कविता बोलचाल की भाषा के निकट है। नई कविता के प्राय सभी कवियों ने इसे स्वीकार किया। तो इस प्रकार नई कविता की भाषा को बोलचाल की भाषा के नजदीक मानते हुए उसे सृजनात्मक स्वरूप प्रदान करने की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। आगे से जो पूर्ववर्ती भाषा के प्रयोग हुए थे और जो साहित्यकार हैं वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनमें सृजनशीलता की संभावना नजर नहीं आई, इसलिए वह कहते हैं कौन अज्ञेय। उन्होंने कहा कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अज्ञेय नई काव्य भाषा तलाश करना चाहते थे। अज्ञेय तद्भव शब्दावली का अधिक प्रयोग करते हैं। उनकी कई श्रेष्ठ रचनाओं में हम इसे देख सकते हैं, जैसे बांस, सौंधी, मिट्टी, आषाढ़, हिया आदि। अज्ञेय ने काव्य भाषा में मौन के महत्व को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि एक मौन ही है जो अब भी नई कहानी कह सकता है। तो मौन से यहाँ क्या तात्पर्य है कि जो कविता में नहीं कहा गया है परंतु जो सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त हुआ है। तो नए कवियों के बोलचाल की भाषा एक जैसी नहीं है। बोलचाल की भाषा का जो रूप भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में है वह रघुवीर सहाय के यहाँ नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र का आदर्श है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। तो सरल और सहज भाषा लिखना आसान नहीं है। नए कविता की काव्य भाषा मूल रूप से उनकी काव्य प्रवृत्ति से निर्धारित हुई। काव्य प्रवृत्ति में बदलाव के साथ भाषा में भी आया है। गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, इन पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। तो नई कविता में बिंब निर्माण की जो प्रवृत्ति है उसके साथ साथ विचार व्यक्त करने की जो प्रवृत्ति भी रही है, और इन दोनों में भाषा का रूप अलग मिलता है। बिंब निर्माण में भाषा का अधिक सृजनात्मक रूप मिलता है, और विचार अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो धर्मवीर भारती का अंधा युग है उनकी भाषा अधिक सृजनात्मक है।
शमशेर बहादुर और मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, इन सब की काव्य भाषा के रूप अलग अलग हैं, लेकिन उन्होंने भाषा का सर्जनात्मक प्रयोग किया है। तो रघुवीर सहाय की भाषा में निजता के साथ साथ सरलता और सहजता है। केदारनाथ सिंह की काव्य चेतना मूल रूप से गीतकार की है और उसके साथ ही बिंबात्मकता की ओर भी उनका झुकाव हम उनकी रचनाओं में देख सकते हैं। फिर है छंद और लय। तो नई कविता ने मुक्त छंद पर अधिक बल दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि नई कविता में जो गद्यात्मकता की प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिला और कविता में तुक या छंद हो या ना हो, लेकिन लय अवश्य होनी चाहिए। अगर लय नहीं है तो कविता के गद्य होने की पूरी संभावना है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी कहा है कि कविता की लय छंद की लय या शब्द की लय से अनुशासित हो, ये आवश्यक नहीं है। और नए कवियों की लय छंद की या शब्द की लय से, या हम कह सकते हैं कि शब्द की बजाय अर्थ की लय को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। और जगदीश गुप्त ने जिस प्रकार ध्वनि या शब्द खंडों का फिर कर आना क्रमिक रूप से लय के विभिन्न प्रकारों को जन्म देता है, उसी प्रकार अर्थ खंडों का जो आवर्तन प्रत्यावर्तन है अर्थ की लय के विविध रूपों की सृष्टि करता है। ये उनके विचार हैं। इस प्रकार अर्थ की लय पर बल देने वाले रचनाकारों ने संगीत पक्ष की उपेक्षा की है और संगीत से मुक्त कविता शुद्ध कविता कहा है उन्होंने। लेकिन केदारनाथ सिंह की कविता संगीत तत्वों से न केवल प्राणवान हुई बल्कि अर्थवान भी हुई। और रघुवीर सहाय ने संगीत के महत्व को स्वीकार करते हुए आत्महत्या के विरुद्ध उनकी जो रचना है उसमें उन्होंने कहा कि संगीत आधुनिक संवेदना का एक आवश्यक अंग है। अगली जो विशेषता है वो है प्रतीक और बिंब। तो नई कविता में प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान हम कह सकते हैं और केदारनाथ सिंह के अनुसार कि प्रतीक स्वयं गौण होता है और मुख्य रूप से उस दिशा की ओर वह जाता है जहां वह संकेत करता है। तो प्रतीक का एक पक्ष बराबर परंपरा जीवी और समाज स्वीकृति सापेक्ष होता है। कोई भी नया प्रतीक अपने इच्छित की प्राप्ति के लिए एक ऐतिहासिक प्रवाह की अपेक्षा रखता है और वह निरंतर प्रयुक्त होते होते नियम, धर्म और निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। और नए कवियों ने पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया। मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, इन सभी ने या इन सभी की कविताओं में वेदों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण और अन्य जो पौराणिक ग्रंथ है उनके पात्रों को प्रतीक के रूप में लिया है। संशय की एक रात एक काव्य में नरेश मेहता ने राम कथा का उपयोग युद्ध और शांति के संदर्भ में किया, लेकिन इस प्रसंग की प्रस्तुति आधुनिक ही रही है। उसी तरह जो धर्मवीर भारती है उनके अंधा युग, उनकी जो रचना है उसके कृष्ण और युयुत्सु, अश्वत्थामा आधुनिक मानव और मूल्यों के ही प्रतीक हैं। और कुंवर नारायण की जो रचना है आत्मजयी, उसका जो नचिकेता आधुनिक आदर्शवादी मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। लेकिन इन सारे प्रतीकों को जिन कथानकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है वे पौराणिक होते हुए भी कवि का जो दृष्टिकोण है, उसका जो परिप्रेक्ष्य है और उसकी व्याख्या पौराणिक नहीं है। नए कवियों ने प्रकृति और जीवन के विविध रूपों से भी प्रतीक ग्रहण किए हैं। तो प्रतीकों का प्रयोग नए कवियों में उनकी प्रवृत्तियों के अनुकूल ही हुआ। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जो लघु मानव या मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं उनके महत्व को स्थापित करने के लिए, उसकी लघुता की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए वैसे ही प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। जैसे गिरजा कुमार माथुर के यहाँ व्यक्ति बौने के रूप में उन्होंने प्रयोग किया, जैसे कि हम सब बौने हैं मन से, मस्तिष्क से भी, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं हैं विशिष्ट। तो ये जो उनकी रचना है बौनों की दुनिया, जो बंद नहीं सका, उससे लिया गया है। उसी प्रकार जो लक्ष्मीकांत वर्मा है उनके यहाँ व्यक्ति किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? भेड़ के रूप में।
और श्रीकांत वर्मा के यहाँ व्यक्ति को कॉकरोच के रूप में व्यक्त किया है। तो ये सब नए रूप हैं प्रतीकों के। फिर नए कवि बिंब को कितना महत्वपूर्ण मानते थे, यह केदारनाथ सिंह के इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है, जिन्होंने कहा था कि कविता में मैं सबसे अधिक ध्यान देता हूँ बिंब विधान पर। और केदारनाथ सिंह ने बिंब की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा इंद्रियों के अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। इस प्रकार नई कविता में बिंब विधान की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और केदारनाथ सिंह की जो कविता है उसमें प्रकृति बिंबों का सुंदर प्रयोग मिलता है। तो उनके यहाँ प्रकृति बिंब ऐन्द्रिक विलास के लिए नहीं बल्कि किसी मानवीय अनुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग में लिए गए हैं। जैसे अपनी छोटी बच्ची के लिए एक काम, इस शीर्षक की जो कविता है उसमें धूप के बिंब के माध्यम से बच्चे के प्रति पिता की ममत्व भावना को अभिव्यक्ति मिली है। जैसे ओस भरे कांपते गुलाब की टहनी पर तितली के पंखों सी सटी हुई धूप, एक नाम है हल्का सा मेरे बेस्वाद खुले होठों पर तेरे लिए। तो काव्य बिंबों में मानव जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा आदि कवियों के काव्य में है। लेकिन सभी कवियों में यथार्थ का स्वरूप और स्थितियां एक जैसी नहीं है। यथार्थ का जो आधार है इन कवियों के यहाँ व्यापक है। यद्यपि मध्यम वर्ग के जीवन यथार्थ की प्रधानता भी यहाँ देखने को मिलती है। तो कई कवियों ने काव्य बिंब को ऐन्द्रिक बोध की सीमाबद्धता से मुक्त करके उसे व्यापक अर्थवत्ता भी प्रदान की है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि नई कविता को उत्कृष्ट रूप देने में उनके नवीन और संश्लिष्ट काव्य बिंबों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके बाद है नई कविता के प्रमुख कवि। तो 50 के आसपास लेखन आरंभ करने वाले कवि नई कविता आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े थे, परंतु अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, इनको भी नई कविता आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नई कविता में सक्रिय कवियों में से सभी एक से नहीं थे। अगर उनमें शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध जैसे प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कवि थे, तो अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता जैसे प्रयोगवादी कवि, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा जैसे नए कवि भी थे जिन्होंने मार्क्सवाद और प्रगतिवाद का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। तो केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय आदि पर शीत युद्ध का प्रभाव औरों की अपेक्षा काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो आमतौर पर जो दूसरा सप्तक है और जो तीसरा सप्तक है, इनके कवियों को नई कविता में शामिल किया जाता है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र भी जिन पर नई कविता की काव्यगत प्रवृत्तियों का सबसे कम प्रभाव है, हम यहाँ पर नई कविता से जुड़े कुछ ऐसे प्रमुख कवियों की चर्चा करेंगे जिनकी हमने पूर्व की किसी धारा के अंतर्गत चर्चा नहीं की है। तो उसमें सबसे पहले है धर्मवीर भारती। तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ और ये नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उन्होंने पद्य के अलावा गद्य भी लिखा। तो काव्य में उनका जो गीति नाट्य है वो अंधा युग जिसका नाम है, वो सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसमें महाभारत के 18वें दिन की घटना को कथा का आधार बनाया गया है। और उनकी जो रचना है कनुप्रिया, तो कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक खंड काव्य है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम को कथा का आधार बनाया गया है। उसके बाद इनकी रचना ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष उनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। और डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविताएं जो दूसरा सप्तक है उसमें भी संग्रहित की गई हैं। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा
कि भारती का रचनाकार एक अर्थ पाने के लिए बेचैन है और इसके लिए वह किसी नई भावभूमि की खोज करना चाहता है। तो धर्मवीर भारती ने अपने काव्य द्वारा अंधे संशय, दास्ता, पराजय से मानव भविष्य को बचाने के लिए मानवीय संभावनाओं की खोज की है। इसके लिए उन्होंने मिथकों की नई व्याख्याएं प्रस्तुत की। धर्मवीर भारती ने नारी प्रेम और प्रकृति के संबंध में भी कविताएं लिखी। प्रकृति और नारी प्रेम दोनों के प्रति उनकी दृष्टि जो थी वो रूमानी थी। तो अंधा युग को छोड़ करके उनके संपूर्ण काव्य की भाषा पर रूमानियत या रूमानीपन का प्रभाव देख सकते हैं। उसके बाद अगले कवि हैं कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ था और काव्य को विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने वृत्तर जिज्ञासा का काव्य कहा है। कुंवर नारायण ने अपने काव्यों में ऐसे सवालों को उठाया है जिनका संबंध मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व से है। उनका खंड काव्य आत्मजयी इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें नचिकेता की कथा के माध्यम से जीवन मृत्यु के शाश्वत प्रश्नों पर विचार किया गया है। कुंवर नारायण की प्रवृत्ति चिंतन की ओर अधिक है, इसलिए उनकी काव्य भाषा में भी हम ये बात देख सकते हैं। तो आत्मजयी के अलावा उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। फिर है परिवेश, हम तुम, ये 1961 में प्रकाशित हुआ। और कुंवर नारायण की कविताएं तीसरा सप्तक में भी संग्रहित है। उसके बाद अगले कवि हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1900 में हुई थी, 1990 में। तो नई कविता के उन कवियों में हैं ये जिनका प्रभाव समकालीन कविता पर सबसे अधिक पड़ा है। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा कि रघुवीर सहाय का काव्य संसार मामूली, अभावग्रस्त और उपेक्षित जिंदगी का संसार है। तो उनकी कविताओं में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें तो नहीं है, लेकिन हमारे जो समकालीन यथार्थ को संवेदना की ओर ये प्रस्तुत करते हैं। रघुवीर सहाय की जो कविताएं हैं संकीर्ण अर्थों में राजनीतिक नहीं है, किसी मत विशेष के प्रति आग्रही न होने के बावजूद उनकी कविताएं प्रबल रूप से जनता के पक्ष की कविताएं हैं। तो भाषा को भी उन्होंने नया तेवर दिया, व्यंग्य और सपाट बयानी। सपाट बयानी का मतलब स्पष्ट रूप से कहना, और बिंबात्मकता तीनों का उन्होंने सर्जनात्मक प्रयोग किया। तो उनके प्रमुख जो संग्रह हैं उसमें है सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों पर धूप में। तो ये उनका 1960 में प्रकाशित हुआ था संग्रह। और दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये 1967 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, (1975) में प्रकाशित हुआ था। और लोग भूल गए हैं, तो ये 1982 में प्रकाशित हुआ था। इनके अलावा इनकी जो कविताएं हैं दूसरा सप्तक में 1951 में संग्रहित है, जो दूसरा सप्तक है उसमें भी। तो आज की क्लास में हमने नई कविता की शिल्पगत विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिनमें प्रमुख हैं काव्य भाषा, जिसमें हमने पढ़ा कि अज्ञेय की जो उपमान को बदलने के लिए नई काव्य भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है।
तो अज्ञे ने नई काव्य भाषा की तलाश की और तत्व शब्दावली का अधिक प्रयोग किया। उसके बाद हमने छंद और लय, इसकी जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ा। फिर प्रतीक बिंब, और जिसमें कि केदारनाथ सिंह ने बताया कि ये प्रतीक स्वयं गौण होते हैं, और नए कवियों ने पौराणिक प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया, जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, अन्य जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें से उन्होंने